Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 22 अप्रैल 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन करना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लातविया को, ठीक है। तो ये लातविया कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। ओके नाउ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो है जो कि मॉर्निंग में डेली 5:30 बजे अपलोड होता है, वो आज अपलोड नहीं हो पाया, कुछ इंटरनेट इश्यूज़ थे उसकी वजह से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, मॉर्निंग में कुछ इंटरनेट इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे आर्टिकल्स रह गए होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, सो डोंट वरी। नाउ पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर आप देख पाओगे, नासिक के अंदर हुआ है एक गैस लीक जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। आप लोग यहाँ पर डेटा देख पा रहे होंगे, 24 कोविड-19 पेशेंट्स हैं जिनकी जान गई है इस गैस लीक में, और ये सब हुआ है नासिक के अंदर। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये जो डेटा है हम लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आए, जो लोगों की जान गई है वो बढ़ता हुआ नज़र आए। यहाँ पे आप लोग इमेज भी देख सकोगे, कुछ ऐसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है। तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं, एक छोटा सा आप लोग आइडिया रख सकते हो। ऑब्वियसली बात है, फ्रंट पेज की न्यूज़ है तो एक छोटा सा आइडिया रखना बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बात करी गई है केंद्र सरकार ने ऐसा स्टेप उठाया है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाईज हैं दिल्ली के अंदर उनको वापस से रिस्टोर किया जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था हाल ही में ऑक्सीजन का स्टॉक के अंदर देखा था कि बहुत काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। नाउ अब यहाँ पर उस सप्लाई को रिस्टोर किया जा रहा है और कोशिश ये करी जा रही है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ज़रूरत है पेशेंट्स को ऑक्सीजन की, वो जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, ठीक है। अगेन यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें एक छोटा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है ये वाला। नाउ यहाँ पे देखो एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ये पेज नंबर 8 पर भी है। चलो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ हुआ क्या है। जो हमारे फार्मर्स हैं, पंजाब के और हरियाणा के फार्मर्स हैं, अब उनकी जो वीट की हार्वेस्टिंग हो रही है, यानी जो गेहूं की कटाई वगैरह चल रही है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वीट है अब ये वीट अपनी सेल कर देंगे किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट क्या देगी इन लोगों को, एमएसपी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो एमएसपी है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो फार्मर्स हैं उनके बैंक अकाउंट के अंदर इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये फर्स्ट टाइम है ऐसा, तो इसके ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो एमएसपी क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बता रखा है, जैसे कि हाल ही में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे इन फार्म लॉस को लेकर, तो हमने डिस्कस भी किया था। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये आप कह सकते हो कि फार्मर्स के लिए एक सिक्योरिटी प्राइस है। होता क्या है, देखो फार्मर्स को यहाँ पर अपना सेटिस्फेक्शन है, इतनी टेंशन नहीं है, कुछ भी हो जो ये जो टारगेटेड प्राइस है, सेलेक्टेड प्राइस है, इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उनको अपनी फसल उगानी है, उसके बाद उतना बेचना है, फिर यहाँ पे जो है कि उनकी काफ़ी हद तक टेंशन खत्म हो जाती हैं क्योंकि सरकार उनको इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना तो प्राइस मिलेगा ही, वो एकदम सेलेक्टेड होता है। ओके, काफ़ी सारी क्रॉप्स होती हैं इसके अंदर जो कि एमएसपीज़ के अंदर आती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी क्रॉप्स आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ चलो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखते हैं और क्या आर्टिकल है। यहाँ पे आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चाहे हम लोग बात करें वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम लोग बात करें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करी गई है, देखो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लाया गया। अब इस इंडेक्स के अंदर जो है भारत की जो रैंक है वो काफ़ी आप कह सकते हो बुरी है, 142 रैंक है। आगे बताएंगे क्या क्या रीजंस है, इसके बारे में एक डिटेल्ड आर्टिकल भी आया तो वहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 है, इसको किसने प्रोड्यूस किया है, इसको नोट डाउन करके रख लेना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ्रेंच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
जिसने ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करी, और इसके अंदर 180 कंट्रीज़ हैं टोटल, और 180 में से हमारे इंडिया की जो रैंक है वो है 142। मतलब देखो ये फ्रीडम इंडेक्स क्या है, मतलब इसमें ये रिपोर्टर फ्रीडम इंडेक्स मतलब कि जो जर्नलिस्ट हैं हमारे आज के टाइम पर, प्रेस फ्रीडम क्या होता है, जो प्रेस वाले होते हैं, ठीक है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, अब ये कितना सिक्योर है हमारी कंट्री के अंदर, इनको छूट है या नहीं है, ठीक है, कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी बुरी है। देखो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो रैंक, और दूसरा इस रिपोर्ट को किसने प्रोड्यूस किया है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रैंक तो याद रहती है, ये चीज़ भूल जाते हैं किसने प्रोड्यूस किया है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साल 2016 में इंडिया की रैंक थी 133, अब जो रैंक आई है वो है 142, यानी कि अब थोड़ी सी रैंक डाउन हुई है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला, देखो जो ये रिपोर्ट है, कि जो इंडिया है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री है जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, तो जर्नलिस्ट अपनी जॉब प्रॉपरली यहाँ पर नहीं कर पाते, ऐसा यहाँ पे इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है, बात करी गई है जो कोवैक्सीन है, जो हमारी वैक्सीन आप लोगों को मालूम है, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। ये जो कोवैक्सीन है इसका फेज़ 3 ट्रायल यहाँ पे ये बताता है कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो काफ़ी बेहतरीन है, अभी 78% तक इफेक्टिव हम लोगों को ये नज़र आ रही है। अभी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम पे किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अभी वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप इसको अभी छोड़ सकते हो, ठीक है, छोटा छोटा आइडिया रख लो, बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो छोटा छोटा आइडिया क्यों रखना है, क्योंकि यही आर्टिकल फिर कल आएगा, फिर उसी से रिलेटेड परसों आएगा, फिर परसों वाले से रिलेटेड उसके नेक्स्ट डे पर आएगा, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर जब नई चीज़ पढ़ेंगे तो बिल्कुल नया नया लगेगा, ठीक है, तो उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बात करी गई है इंडिया ने टोटल केसेस आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड किए हैं 3.15 लाख केसेस पिछले एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर अब केस 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं, और जो डेथ है वो 2000 क्रॉस कर चुकी है। ये हाईएस्ट एवर सिंगल डे स्पाइक है इस इन्फेक्शन का पूरे दुनिया के अंदर, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, और ये एक रेड लाइन बनकर आ चुकी है, 300 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है ये। तो अभी देखेंगे क्या क्या हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे आर्टिकल आप देख पाओगे, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने कोविशील्ड के प्राइसेस को फिक्स कर दिया है। देखो अभी जो May 1 है, यानी 1 मई से क्या डिसाइड किया गया है, जिनकी एज 18 से ऊपर है अब वो सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे इन वैक्सीन्स को लेने के लिए, अपने आप को वैक्सीनेशन करवाने के लिए। देखो अभी क्या हो रहा था, अभी जो एजड पर्सन थे 45 प्लस जिनकी एज थी, उन लोगों को ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन अब जो है अब यहाँ पे डिसाइड किया गया है 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन कॉस्ट अभी तक देख पाओगे 200 से 250 थी, अब यहाँ पर बढ़ा दी है 400 रुपये तक कॉस्ट कर दी गई है डोज, और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 600 रुपये का यहाँ पे डोज कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कोविशील्ड के प्राइस को अनाउंस किया गया है, तो आप लोगों को इसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए, और बताते रहना घर में कि हाँ कितने रुपए का ये डोज है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पेज नंबर 9 पर, इस आर्टिकल को आप लोग अपने एसे में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताया गया है, मतलब कि जो आप इंडियन एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, आप टेलीविज़न पर, अपने टीवी पर या यूट्यूब पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते होंगे, उसको एनालिसिस करा है, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसके अंदर जो वेमेन हैं या फिर गर्ल्स हैं उनको सुपीरियर रखा गया है, वो काफ़ी ऊपर रहती हैं, उनके एडवर्टीजमेंट्स आप लोग ज़्यादा देख पाओगे। और यहाँ पे बोला गया है जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो मेल से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं इन फीमेल्स के, तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ की यहाँ पर देखने को मिली है। मेल के कैरेक्टर्स कम है, फीमेल के कैरेक्टर्स ज़्यादा है। चाहे हम बात करें फीमेल के कैरेक्टर्स मैरिड में हम लोग देख पाएंगे, और मैरिड वाले कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो पेड ऑक्यूपेशन होते हैं उसके कैरेक्टर्स कम देखने को मिलते हैं, यानी कि फीमेल के कैरेक्टर आप देखोगे तो ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर मदर का कैरेक्टर या फिर इस टाइप के कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें किसने एनालाइज़ की है, ये जो फाइंडिंग्स हैं ये जो स्टडी है पूरी की पूरी रिलीज़ करी है मंडे में, किसके द्वारा, यूनिसेफ एंड द जीडीआई की फुल फॉर्म है गीना डेविस इंस्टीट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया। तो इन्होंने यहाँ पर इस पूरी चीज़ों को लेकर आए हैं, और जो इस पूरे के पूरे एनालिसिस है, स्टडी है, उसको टाइटल दिया गया है जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग एंड इंडिया,
तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टडीज़ में ये बताया गया जो वेमेन के कैरेक्टर्स हैं वो डोमिनेटेड कैरेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा आप देख पाओगे वेमेन के कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, और जो स्पीकिंग टाइम होता है वो भी वेमेन का ही ज़्यादा है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स देख पाओगे क्लीनिंग सप्लाईज़ वाले हो गए, डिटर्जेंट वाले, ये सारी जो प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट होता है उसमें वेमेन डोमिनेट करती हैं, वेमेन का ज़्यादातर होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनमें ज़्यादातर आप देख पाओगे वेमेन का ही रोल दिखाया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मेल कैरेक्टर्स है उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू द फीमेल कैरेक्टर्स इन सब चीज़ों के अंदर, वो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे मिस प्रेजेंटेशन और हार्मफुल स्टीरियोटाइप, ये जो वेमेन को आप देख पा रहे हो, दिखा रहे हो इस एडवर्टीज में, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है वेमेन के ऊपर या यंग गर्ल्स के ऊपर, ठीक है। ऐसी ऐसी यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा है कि हाँ इस टाइप के एडवर्टीजमेंट में वेमेन का रोल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें ये बताया गया है मेल कैरेक्टर से ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स का ज़्यादा रोल दिखाया गया है हमारे एडवर्टीजिंग के अंदर, ऐसा यहाँ पर एक स्टडी ने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आप कह सकते हो ये जो आर्टिकल है आपके वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पोएट हैं जिनका नाम है शंखा घोष। तो शंख घोष जी की डेथ हुई है, उसी की वजह से ये न्यूज़ के अंदर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध पोएट रह चुके हैं। और जो है इनकी डेथ हुई है कोलकाता के अंदर वेडनेसडे में देखने को मिला है। इनको जनपद अवार्ड दिया गया था, तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो एक अवार्डी भी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ये बन जाते हैं, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे, हाँ, साथ ही साथ ये कोविड-19 पॉजिटिव भी थे, एज भी काफ़ी ज़्यादा थी इनकी। नेक्स्ट आर्टिकल, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं आज के क्लाइमेट समिट में। तो आज क्लाइमेट समिट होने वाला है, जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहा हूं, क्योंकि आज है 22 अप्रैल, और जो ये क्लाइमेट समिट है इसको यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन इसको लीड करने वाले हैं। 40 और भी वर्ल्ड लीडर्स होंगे इस पूरे के पूरे समिट के अंदर, और डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर होगा कि किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज को या फिर कार्बन एमिशन है उसको कम कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो कोशिश ये करी जाएगी पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो ये सारी बातचीत की जाएंगी। तो हमारे पीएम भी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। कल से इस टाइप के आर्टिकल बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे हम लोगों को रिलेटेड टू दिस। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बोला जा रहा है जो 5वां बैच था राफाल जेट का वो इंडिया के अंदर आ चुका है। कल वेडनेसडे नाइट, कल रात तक यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हम लोगों को और भी जेट्स मंगाने हैं, तो वो भी हम लोग जल्दी से मंगाते हुए नजर आएंगे। चलो, और उसके बाद पेज नंबर 10 पर आएंगे, तो यहाँ पर कुछ बेकार न्यूज़ हैं, ये हमारे काम की है नहीं, तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं बहुत ईजिली। पेज नंबर 11 पर आएंगे तो, और 12 पर, तो ये पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट पेजेस हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता हमारे लिए। पेज नंबर 13 पर आप देख पाओगे, यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। जो जॉर्ज फ्लॉयड काफ़ी पॉपुलर थे पिछले साल, हमने बहुत डिस्कस किया था इनके बारे में, ठीक है। तो ये न्यूज़ के अंदर बहुत सारे थे, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर था जिन्होंने क्या करा, इनकी गर्दन पर पैर रख के इनको मार दिया था। उसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। आप कह सकते हो ये जो मुद्दा था, ये मुद्दा बन गया रेसिज्म का, और मतलब कि ब्लैक वाइट का। तो क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर था वो वाइट गोरा था, जो जॉर्ज फ्लॉयड थे वो ब्लैक थे, ऐसा मैटर यहाँ पर बन गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो पुलिसमैन हैं जिनका नाम है चौविन, तो ये कॉन्विक्टेड साबित हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे डेरेक चौविन नाम है इनका। वर्डिक्ट जो भी सुनना था, सुनवाई थी, वो सुनवाई हो चुकी है। अब यहाँ पर ये गए हैं जेल में, ठीक है। इस पूरे कंडीशंस पर आप देख पाओगे काफ़ी टाइम हो चुका था इस रेसिज्म के मुद्दे को। आज हम इसको एडिटोरियल पर भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको रेसिज्म से रिलेटेड एक आंसर राइटिंग फ्रेम करनी है, ठीक है। उस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करके रख लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल में आप लोग बात करेंगे, श्रीलंका ने डिटेक्ट कर लिया है एक न्यूक्लियर मटेरियल। कहाँ पर? चाइना बाउंड वेसल पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक चाइना बाउंड वेसल है। अब चाइना बाउंड वेसल आप कह सकते हो उसका शिप है। तो अब है क्या वहाँ पर? न्यूक्लियर, आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सप्लोसिव मटेरियल हो जाएगा वो, जिसको बोला गया है यूरेनियम हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे आप देख पाओगे नाम दिया गया है यूरेनियम हेक्साक्लोराइड, देखने को मिला है इस शिप के ऊपर। और फिलहाल जब यहाँ पे पकड़ा गया ये जो श्रीलंका है, उसने ट्यूसडे में जैसे इसको डिटेक्ट किया इस मटेरियल को, और डिटेक्ट करने के बाद ये जो कहाँ पर देखने को मिला है, सदर्न हम्बानतोटा पोर्ट पर देखने को मिला है। और जो ये वैसल है, जैसे ही हमने इसको पकड़ा उसके बाद श्रीलंका ने बोला जल्द से जल्द बेटे यहाँ से लीव कर जाओ, ठीक है।
और इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेप नहीं उठाए गए क्योंकि ये चाइना बाउंड वेसल था, क्योंकि चाइना और श्रीलंका के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। चाइना बहुत पैसा देता है, बहुत सारा लोन दे रखा है श्रीलंका को, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है श्रीलंका के अंदर। तो उस वजह से यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कुछ इसमें और ज़्यादा कड़े स्टेप्स लेते हुए दिखाई नहीं दिए गए हैं ये श्रीलंका वाले। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल ये वाला है। कल हमने डिस्कस किया था जो चार्ड के लीडर हैं, चार्ड एक कंट्री है, उसके लीडर हैं, उसके जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर ये सब कुछ शासन संभालने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे उसके बारे में बताया गया है चार्ट में। अब यहाँ पर इनका जो नाम है, जो इनके बेटे हैं वो हैं मोहम्मद इद्रिस देबी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये शासन संभालेंगे, लेकिन जो ओपोजिशन वाले लीडर्स हैं वो काफ़ी खड़े हो चुके हैं और वो कह रहे हैं ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सही नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे देख पाओगे, ये मतलब थोड़ा सा अजीब सा, जो इंडोनेशियन सबमरीन है वो मिस हो चुकी है। और आप कह सकते हो जो इंडोनेशियन मिलिट्री ने बोला है कि ये लोग सर्च कर रहे हैं एक सबमरीन को, उसमें 53 लोग भी हैं, 53 क्रू मेंबर्स हैं, ये सब लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ये इसको ढूंढा जा रहा है कहाँ पर है ये जो ये सबमरीन है। ये जर्मन बिल्ट KRI नंगाला 402, ये इस सबमरीन का नाम है। ये आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ पेज नंबर 14 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आर्टिकल बताता है जो फार्म एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ता हुआ नज़र आया है, यानी जो भी एग्रीकल्चर से, कृषि से रिलेटेड जितने भी सामान हैं वो हम लोगों ने ज़्यादा एक्सपोर्ट करे हैं। अगर हम बात करें पिछले साल से कंपेयर करें तो हर साल जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है हम लोगों ने, और इसको नाम दिया गया है ट्रेड सरप्लस। ठीक है, तो ट्रेड सरप्लस हमारा इकॉनमी में एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ट्रेड सरप्लस का मतलब ये है तुमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करा है, इंपोर्ट कम करा है इस मटेरियल का। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे ऑब्वियसली बात है आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आपके कंट्री के अंदर उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, आप अपने कंट्री को भी खिला रहे हो और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हो। ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं हम लोग ट्रेड सरप्लस, ये आपको इकॉनमी में मिल जाएगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहना है वेट एंड वॉच जो इंडस्ट्री है ऑन सेकेंड वेव। आप कह सकते हो ये जो कोविड-19 की सेकेंड वेव देखने को मिली है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से फाइट करेगी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर कोविड-19 से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ हमारी वो तो उनकी थोड़ी सी ग्रोथ होती हुई। ठीक है, अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ और नहीं बताया गया है तो हम लोग इसको ज़्यादा एनालाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पे बोला गया है एक RODTEP स्कीम है, उसको लाया गया था 1 जनवरी से, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्लैरिटी नहीं है कैसे कैसे उस स्कीम को चलाना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। आप लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लग रही हैं, वो इस स्कीम के थ्रू थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ये स्कीम सही से काम नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू दी कोविड-19। इंडियाज़ एक्सपोर्ट को, जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको थोड़ी सी और ज़्यादा स्टिमुलस की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा इस स्कीम का नाम ज़रूर याद रखना, क्या है? RODTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ बस यहाँ पे इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी हमारे खत्म हो गए। चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की तरफ। आधे पेज नंबर 6 पे सबसे पहला एडिटोरियल आता है अगेन कोविड-19 से रिलेटेड। देखो बहुत सारे एडिटोरियल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो वैक्सीन पॉलिसीज़ हैं उनमें हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और आज के टाइम पर देखें तो केसेस, अगर मैं आज का ही डेटा रिलेट कर पाऊँ इससे, तो 3 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं, हाइयर सिंगल डे स्पाइक हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पाओगे, अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था कि जो 1 मई है, 1 मई से जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा स्टेप था, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म भी था, लेकिन दिक्कत ये है कि अब आपने पैसा भी तो बढ़ा दिया इसके ऊपर। ठीक है, अभी तक यहाँ पे जो वैक्सीन थी वो 250 रुपये की वैक्सीन पड़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे डोजेस 600 रुपये के प्राइवेट जगह पर ये डोजेस पड़ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ये डेटा बताया गया, ये कल का डेटा है। अगर हम आज का केस देखें तो आज
2 लाख से 3 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो चुके हैं। ये डेटा पुराना सा डेटा बताया गया है। नाउ अब इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही थी। अभी हमने हाल ही में देखा यहाँ पर उसके बारे में मेंशन किया गया है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। ठीक है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी। बोला यह जा रहा था एस्ट्राजेनेका से ब्लड क्लॉट हुआ है, ऐसा यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ ने बोला था और जो है उसको रोक दिया था। लेकिन आज के टाइम पर देखें ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में काफ़ी हद तक इन वैक्सीन्स को प्रोवाइड किया गया है। और दिक्कत ये आ रही है कि अब आपने इसके ऊपर जो ये पैसा है ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर जो है आप देख पाओगे ये सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, हुआ क्या है जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड केस हुआ था पिछले साल और काफ़ी बवाल हुआ था। आप कह सकते हो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन पूरे भरे पड़े थे और हमने जो है एक आंसर राइटिंग फ्रेम कर ली थी रेसिज्म के ऊपर। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपसे पूछा जा सकता है रेसिज्म से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। वो क्या है मैं अभी आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जो जॉर्ज फ्लॉयड हैं एक पर्सन थे। ठीक है, आप कह सकते हो एक पर्सन जिनकी डेथ हो गई थी। एक तरीके से डेथ कैसे हो गई थी, एक पुलिस ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर ने उनकी गर्दन पे अपना घुटना रखा था और उसकी वजह से वो डेथ हो गई थी। और जो जॉर्ज फ्लॉयड थे आप कह सकते हो कि ऐसा बोला जा रहा था कि जो ये सिचुएशन थी वो पूरी की पूरी रेसिज्म वाली हो गई थी, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर था वो वाइट पुलिस ऑफिसर था, जो जॉर्ज फ्लॉयड थे वो ब्लैक थे। तो इस तरीके के हम लोग को ये काले गोरे का भेदभाव देखने को मिला था। अफ्रीकन अमेरिकन मैन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख पाओगे एग्जैक्टली बताया गया है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो ये करंट न्यूज़ है, ये हमारे काम की नहीं है। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी हैं। आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछ लेगा, अब तो सबको पता है हाँ जॉर्ज फ्लॉयड का केस था, इससे केस से रिलेटेड ये चीज़ हुई है। लेकिन अब यहाँ पर रेसिज्म के बारे में व्हाट द रेसिज्म एग्जैक्टली मीन्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या फिर सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपको जीएस पेपर 1 में मिल जाएंगे जब आप अपना सिलेबस लेकर बैठोगे। सबसे पहले देखो, आपसे अगर रेसिज्म के ऊपर आपसे मेंस में आंसर राइटिंग पूछी जा सकती है तो आपको सबसे पहले इंट्रो देना है। रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म बेसिकली एक प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, एक लार्जर पीपल होते हैं, आप कह सकते हो वो किसी पीपल के अगेंस्ट हो जाते हैं, या फिर रेस, एथनिसिटी या पे फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस जैसा कि मैंने बताया काले गोरे को भेदभाव यहाँ पे किया जाता है, उसको हम लोग रेसिज्म बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना किसी दो पर्सन के बीच में, उसको बोला जाता है रेसिज्म। नाउ ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगर इंडिया के अंदर है तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग क्या क्या है। ठीक है, तो आप देखो दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड वैल्यू सर्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा रेसिस्ट कंट्री है वो इंडिया है। ठीक है, ऐसा इस सर्वे ने बताया है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिलती है जो स्किन कलर के ऊपर बहुत सारे टॉन्ट मार दिए जाते हैं। ठीक है, जो अफ्रीकन पीपल होते हैं वो काफ़ी हद तक आते हैं इंडिया के अंदर, देखने को मिलते हैं। और अफ्रीकन पीपल जब आते हैं इंडिया में तो वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं रेसिज्म से, यहाँ पे इस सर्वे ने ये भी बताया। साथ ही साथ उनको रहने की जगह नहीं दी जाती, अटैक करा जाता है, काफ़ी हद तक लोगों को मार भी दिया जाता है इंडिया में। ऐसी यहाँ पे सिचुएशन बताई गई। ना और रीजंस अगर हम डिस्कस करें रेसिज्म के क्या क्या रीजंस हैं, देखो जो लोग हैं वो इस आइडिया से पैदा नहीं होते। ये पहली लाइन काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे, पीपल आरंट बॉर्न विद रेसिस्ट आइडियाज़ और एटीट्यूड्स। यानी जो लोग हैं वो अपने माँ के पेट से ये सारी चीज़ें सीख कर बिल्कुल नहीं आते, यहाँ पर आके वो सीखते हैं, सोसाइटी के अंदर ही सीखते हैं। रेसिज्म ऐसी चीज़ है जो कि लर्न करी जाती है, सीखी जाती है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पहले से आइडिया है। ठीक है, और इससे बहुत बुरे इफेक्ट भी पड़ते हैं। अगर मैं आपको बताऊं रेसिज्म एक प्रॉब्लम क्यों है, देखो ये भी एक पॉइंट आ गया। देखो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए गए। रेसिज्म एक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि देखो रेसिज्म से होता क्या है, अगर यहाँ पर एक भेदभाव किया जा रहा है, मान लो 4-5 लड़कों का एक ग्रुप है और दूसरा एक लड़का है, उस अकेले लड़के को ये 4-5 लोग काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इतना कुछ बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और होगा क्या? सबसे पहली बात उसको दुख, गुस्सा, एनजाइटी, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से क्या क्या हो जाता है आप लोगों को मालूम है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और स्टडीज़ ने यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी प्रूव किया है, और बहुत सारी चीज़ें जो सर्वेज उन्होंने ये भी प्रूव किया है, जो लोग हैं देखो डिप्रेशन है, एनजाइटी है, एंगर है, लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी स्टडीज़ जो भी कर रहे हैं, वर्क है अपना, उससे मन हटने लगता है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनकी वो ख़त्म होने लगती है। ठीक है, उनका जो फ्रीडम है, डिग्निटी है, वो हर्ट होने लगती है। और उसके बाद जो है उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो क्या बचता है? सुसाइड।
इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं सोसाइटी में। नाउ हमारे भारत के संविधान के अंदर कौन कौन से प्रोविज़न है, कौन कौन से प्रोविज़न जो कि इसके खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ मुद्दा उठाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे कवर हो चुका है वो है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 जो कि हमारे भारत के संविधान के अंदर है। वो ये बोलते हैं कि देखो राइट टू इक्वालिटी है सभी लोगों के पास, किसी के भी प्रति हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा आर्टिकल 14 भी बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके बाद आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है, यानी कि जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के फील्ड में जो भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, जो भी भेदभाव होता है, उन सब को प्रोहिबिट करता है, एक तरीके से रोक लगाता है उनके ऊपर। तो हमारे संविधान के अंदर भी प्रोविजंस हैं, लेकिन मुद्दा यह है इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आप लोगों को रेसिज्म से रिलेटेड पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द पुलिस चीफ। अब यहाँ पर देखो क्या बात करी गई है। देखो हो क्या रहा है आज के टाइम पर, जो प्रोसेस है पुलिस चीफ को चूज़ करने का, वो आज के टाइम पर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है हम उस चूजिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएँ, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर एसएससी का काफ़ी ज़्यादा रोल बताया गया है। एसएससी जो एग्ज़ाम देते हो आप, वो वाला एसएससी नहीं है, ये एसएससी है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। ओके, इसके बारे में ध्यान रखना। तो बहुत सारे स्टेट्स का यहाँ पे नाम लिया गया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो जो एसएससी के अंदर बहुत सारे गैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी ये चीफ हैं, इनको चूज़ नहीं किया जा सकता है, इनको चूज़ नहीं किया जाता है, जो प्रोसेस है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो हम लोगों को इन चीज़ों के अंदर जो थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हो कि चेंजेस की ज़रूरत है, कि इन चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाया जाए, जल्द से जल्द यहाँ पे इनको आप कह सकते हो चूज़ किया जाए। ठीक है, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, और इसमें एक आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी की भी ज़रूरत है, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी खासी आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई दें, जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे जो हमारा सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क भी करेगा। क्योंकि आज के टाइम पर देखोगे आप, वैसे भी गवर्नमेंट जॉब्स में कितना ज़्यादा डिले हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई गई ऑथर के द्वारा कि हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेटिंग प्रोसेस नहीं है, जिससे कि एक क्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है जल्द से जल्द उसको सूटेबल जॉब पर रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। नाउ यहाँ पे एक लास्ट में चीज़ ये भी बताई गई है कि अगर हम लोग इन चीज़ों को सही से फॉलो अप कर लेते हैं, तो फिर इससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी शासन में डिसीजंस वगैरह हैं, उनके अंदर फेयरनेस आएगी, बहुत अच्छी तरीके से काम होगा, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे मेंटेन करती हुई नज़र आएगी, और हम लोगों को बहुत सारे रूल्स अच्छे तरीके से निपते हुए नज़र आएंगे। लेकिन उससे पहले हमें सही से पुलिस चीफ ऑफिसर्स का जो है उनका चूज़ करना है, उनको चूज़ करना है, और यहाँ पर उसके बारे में एक एग्जैक्टली चीज़ बताई गई है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन किया नहीं। नाउ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो पुलिस चीफ होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखो अब यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल खासकर, वो इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करता है। तो पुलिस चीफ को अपॉइंट और रिमूव किया जाता है एनपीसी के द्वारा। एनपीसी इनको सजेस्ट करता है, नेशनल पुलिस कमीशन, जिसको लाया गया था 1979 में। आज के टाइम पर ये भी अच्छी तरीके से चीज़ों को ऊपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को इन चीज़ों के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, यही थी जो खासकर आपको वनडे एग्ज़ाम या फिर आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है। ठीक है, और जो ये जनरल सी बातें हैं, ये इसमें आप लोग लिख ही सकते हो यार, कि जो आपको अगर नहीं भी पढ़ा होता आपने आर्टिकल, तो इसमें यही लिखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, हाँ ये सारे काम की ज़रूरत है, जल्द से जल्द स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, पुलिस ऑफिसर्स को जल्द से चूज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से वर्क होता हुआ नजर आए। तो ऑथर के द्वारा जनरल सी बातें लिखी गई हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट बातें नहीं लिखी गई हैं जो कि हम लोग याद रखें। ये थॉट आपके दिमाग में भी ईजिली आ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अटलांटिक ओशन, आप देख पाओगे सॉरी अटलांटिक रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बोला ये जा रहा है। जो ग्लोबल पावर का शिफ्ट है वो अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की तरफ काफ़ी बढ़ गया है। अटलांटिक रीजन कौन सा है, इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, एक बार मैप में देखते हैं, देन आपको सही से क्लियर हो पाएगा। हाँ तो देखो यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पर ये वाला एरिया है अटलांटिक वाला। ठीक है, और जो इधर वाला एरिया है ये हो गया इंडो पैसिफिक वाला। तो अभी यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्रेड के मामले बहुत ही पावरफुल एरिया है, जो यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, इधर अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड काफ़ी बेहतर होता है।
लेकिन आज के टाइम पर देखें तो ये जो पावर है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ रही है। इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है पिछले कुछ टाइम से, ये वाला रीजन आप लोग देख पाओगे, ठीक है, ये वाला रीजन, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला गया है। आज के टाइम पर देखें तो चाइना के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें ऊपर देखी जा रही हैं। बोला यह जा रहा है चाइना आज के टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम पर एक इकॉनमी जो कि क्रॉस कर सकती है यूएसए को, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। चाइना ओवरटेक कर सकता है यूएसए को। चाइना की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती हैं और जो टक्कर देने वाला है आज के टाइम पर वो चाइना है। अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पर यूएसए एक सुपर पावर है तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। आप लोग देख पाओगे 53 ट्रिलियन का मोबाइल पेमेंट मार्केट है और जो कि इन्होंने गोल बना रखा है 2025 तक ये 1 ट्रिलियन तक का बना देंगे। चाइना की इकॉनमी जो है आने वाले टाइम पे हो सकता है क्रॉस कर जाए। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जल्द से जल्द क्रॉस कर जाएगी यूएसए को। इंडिया का भी यहाँ पे बहुत सारे गोल्स हैं। इंडिया का गोल है कि 2025 तक हम लोग 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएं, तो इसमें चाइना एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर सकता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे रिलेशंस भी ख़राब हैं, लेकिन तीसरी तरफ देखें तो रिलेशंस अगर हम मेंटेन रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। चाइना एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए और इंडिया का, यहाँ पे बताया गया, चाहे वो सैंक्शंस हों, चाहे यूएसए ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए हों, चाहे इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जैक्टली यही बोला गया है कि जो अब तब भी जो ट्रेडिंग पार्टनर है व्यापार में अगर हम देखें तो चाइना और इंडिया यूएसए तीनों ही लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया लाइक चाइना इज़ अनकम्फर्टेबल विद ट्रीटिंग वेस्टर्न वैल्यूज़ एज यूनिवर्सल वैल्यूज़, यहाँ पे बोला ये जा रहा है। आज के टाइम पर देखें, देखो बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिला था, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। हुआ क्या था, यूएसए का एक वेसल था जिसने क्या करा, हमारे इंडिया के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से अपने शिप को निकाल दिया, हमारे एरिया से अपने शिप को गुजार दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, हमने डिस्कस भी किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर यूएसए ने चाइना के साथ भी किया था। लेकिन तब भी आज के टाइम पर देखें कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तब भी ट्रेडिंग में अगर हम बात करें तो ये तीनों टॉप पर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो अगर रिलेशंस ये मेंटेन करते हैं, एक कनेक्टेड वे में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। और चाइना आज के टाइम पर सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, यूएसए फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ देख सकते हैं अगर ये लोग मिलजुल के काम करते हैं तो। अभी जो ट्रेड पावर है वो दूसरी साइड पर देखने को मिलेगा, जो अटलांटिक पावर में मैं आपको बताया था मैंने, अटलांटिक वाले रीजन में। लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक चीज़ें शिफ्ट हो चुकी हैं इंडो पैसिफिक में। बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है पिछले कुछ टाइम से इंडो पैसिफिक, ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करी गई है फ्रेश पुश फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। देखो जो हाइड्रोजन है उसको हमें आज के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग जो पोल्यूशन है उसको रोक पाएँ। हाइड्रोजन ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम लोग जला दें हवा में तो वो पानी बन जाएगा, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पानी ही प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि उससे कोई नुकसान नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम लोग जो एमिशन वगैरह वो कम कर सकते हैं। प्लस हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पूरे दुनिया में, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इंडिया अपने काफ़ी सारे चैलेंजेस है उनको एड्रेस कर सकता है किस तरीके से, हाइड्रोजन का यूज़ को बढ़ाकर। इंडिया जल्दी यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है 15 कंट्रीज़ को जो कि हाइड्रोजन क्लब पूरी तरह से यूज़ करते हैं, एक तरीके से हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ जाता है। अगर हम लोग पूरे दुनिया के अंदर टारगेट देखें, ग्लोबल टारगेट ये है 2023 तक 1.5 मिलियन टन्स जो है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। देखो हाइड्रोजन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम यहाँ पे उसके ऊपर किसी दिन और चर्चा करेंगे कि किन किन टाइप्स के होते हैं। अभी यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की बारे में जो कि सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश ये करी जा रही है और इंडिया जो है इसमें आज के टाइम पर कंज्यूम करता है 5.5 मिलियन टन हाइड्रोजन का, जिसको हमें अगर हम लोग बढ़ा दें तो बहुत सारी चीज़ों की तरफ से और ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और जो है हम लोग पोल्यूशन वगैरह को कम कर पाएंगे। 2030 तक एक एनालिसिस किया गया है, उसके द्वारा बताया गया जो ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड है वो बढ़कर 1 मिलियन टन तक हो सकती है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे आप कहोगे 1 मिलियन टन, तो ऊपर तो 5.5 मिलियन टन की बात हो रही है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर जो बात करिए 1 मिलियन टन की वो है ग्रीन हाइड्रोजन की, ओके। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। हमारा गोल है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के डिमांड को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करें, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे बोला गया है कि जो सेक्टर्स जैसे कि हो गए अमोनिया, स्टील, मिथानॉल, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी स्टोरेज, सभी जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
खासकर ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी यहाँ पर हम लोग को बेनिफिट न दिखते हुए नज़र आने वाले हैं इसके ऊपर। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप में यहाँ पे बताया गया है, जो हाइड्रोजन है उसमें डिसेंट्रलाइज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब सभी जगह पर इस हाइड्रोजन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म कर पाएंगे। देख पाओगे यहाँ पर ये भी बोला गया, फॉर इंस्टेंस जो व्हीलिंग इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि आप कह सकते हो फ्रॉम अ सोलर प्लांट इन कच्छ टू अ रिफाइनरी इन वडोदरा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे आपस में जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है वो भी कम हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा और साथ ही साथ जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा अगर हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स होंगे। और हाँ, हम लोग काफ़ी सारे हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है और हम लोग को ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जिससे हम लोग इंश्योर कर सकें कि पूरे टाइम पर हम लोग इस रिन्यूएबल पावर का इस्तेमाल करें, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली बात है, इसके पीछे का मेन रीज़न वही है जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तरीके से हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने का यहाँ पे काम किया गया है। हम लोग को बहुत सारे स्टेप्स उठाने हैं जिससे कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स कर सकें, ब्लेंड कर सकें बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस के साथ, ताकि हम लोग इसकी जो आप कह सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ है, रिलायबिलिटी है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनको इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम लोग बात करें सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे तो ऐसा काम नहीं चलने वाला। गवर्नमेंट के साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, इंडिया को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी यहाँ पर इससे रिलेटेड। ठीक है, डोमेस्टिक हम लोग को अपने अपने कंट्री के अंदर इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग प्रोड्यूस कर पाएँ और अपने कंट्री के अंदर इस्तेमाल कर पाएँ। हाइड्रोजन जो है वो हवा से भी हल्का होता है, यहाँ पे बताया गया, लेकिन इसमें कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए जाएंगे, बट हैवी लिफ्टिंग टू गेट द इकोसिस्टम इन प्लेस, यानी कि एक काफ़ी, देखो हवा से तो हल्का होता है लेकिन इकोसिस्टम को हमारे मेंटेन करने के लिए, हमारे पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही हैवी मटेरियल है। ठीक है, बहुत ही भारी भरकम यहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। हमें ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी लाने की, ताकि हम लोग जो हाइड्रोजन है उसको, उसकी जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन है उसको स्ट्रेंथन कर पाएँ। और जो भी बहुत सारे थ्रेट्स देखने को मिलते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनको हम लोग कम कर पाएँ। तो ऐसे यहाँ पर बताया गया है एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत की गई है और बोला गया है इंडिया को ज़रूरत है। इंडिया कितना यूज़ करता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंडिया को ज़रूरत है आज के टाइम पर ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, ताकि हम लोग और जगह जगह पर उसको एक्सप्लोर कर पाएँ और जगह पर यूज़ कर पाएँ। दूसरी तरफ इंडिया को ज़रूरत है कि आज के टाइम पर हम लोग अपने कंट्री के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें, ताकि हम लोग और ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन जैसी चीज़ों को ख़त्म करें। क्लियर? नाउ इसके साथ करते हैं हम लोग वीडियो को एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।